सर जैसा कि आपको 6 साल का समय लगा है, जो कि काफ़ी लंबा समय है, तो सर इस बीच में अगर आपने कोई लेसन सीखा हो जो कि अभी तक जो एस्पिरेंट हैं उनको जानकारी ना हो या फिर कुछ ही लोगों को जानकारी हो, तो सर थोड़ा सा हमको इसके बारे में अवगत कराएं। भी ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस को सिर्फ ऑप्शन के तरीके से मत देखिए, उसको हमेशा इस तरीके से देखिए कि ये ऑप्शन अगले साल क्वेश्चन बनने वाला है। तो सर अपने अनुभव से बताएं हमें कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि हर एस्पिरेंट को अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे कि यूपीएससी के अंदर जो उनकी सफलता है उसका चांस बढ़ जाएगा। समय के बाद हर एक एस्पिरेंट जो है ना, जो नया भी है और पुराना भी, इसको पता चल जाएगा, इसको लग जाएगा कि भाई ये तो सारा एग्जामिनर तो इधर से उठा रहा है, इधर डाल रहा है, इधर से उठा रहा है, इधर डाल रहा है। सर जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? स्टार्टिंग के जो आपने प्रीलिम्स दिए सर, उसमें आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी जिसको आपने सुधारा, और आपका 5th अटेम्प्ट में जो आपका प्रीलिम्स आपने दिया उसमें आप क्वालिफाई कर पाए? जो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरी यूपीएससी निकली तो मेरी पर्सनल लाइफ ऐसे बन जाएगी या मेरी लाइफ ऐसी बन जाएगी, मुझे अच्छी लड़की मिलेगी या पैसा इतना कमाऊंगा। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है। रिलेटिव्स ताने मारने के लिए फेमस होते हैं, वो जब आपका नहीं होता है तो बार बार पेरेंट्स को पूछते हैं कि क्या हुआ। पेरेंट्स भी भोले होते हैं, एक समय के बाद वो भी पूछने लग जाते हैं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो भी धीरे धीरे पेशेंस कम हो जाता है उनको भी। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम आपको 16-17 घंटे पढ़ना होता है डेली, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये कोई भी टॉपर सजेस्ट नहीं करेगा। सर जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किन्हीं 3 एस्पिरेंट को ये बुक जो सर की है द यूपीएससी प्रीलिम्स के नेम से, इसे मैं गिव अवे करूंगा। जय हिंद दोस्तों आज की ये जो पॉडकास्ट वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट वीडियो के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनको आप एक सिविल सर्वेंट बोल सकते हैं, उनको आप एक ऑथर बोल सकते हैं, उनको आप एक मेंटर बोल सकते हैं, उनको आप एक आर्टिस्ट बोल सकते हैं। मतलब कि सर की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी डाइवर्स है। तो हमारे साथ हैं श्री मयूर गिरिराज सर, जो कि सर ने यूपीएससी 2024 के अंदर सर ने क्वालिफाई किया है और सर अभी वर्तमान में एक IDAS ऑफिसर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करेंगे, हम सर की स्ट्रेटजी, सर की जर्नी को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और सर के साथ बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर हम सबको थोड़ा सा अवगत करा दें। मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे गांव से हुई है, जो कि दुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद मेरा बीटेक ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP उसको बोला जाता है, वहाँ से बीटेक इन अर्बन प्लानिंग और बीटेक प्लानिंग में हुआ है 2018 से। फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की पढ़ाई के लिए लग गया था, तो 6 साल यूपीएससी की पढ़ाई में लग गए मुझे, और 2024 में मेरा चयन हुआ है। सर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन करने के बारे में कब सोचा और किस चीज़ ने आपको इसके लिए प्रेरित किया है? 2016 में कॉलेज में कुछ चीज़ ऐसी हुई जहाँ पे मुझे सिविल सर्वेंट से कांटेक्ट करने का मौका मिला जी। तो उसके बाद उनको देख के मैं प्रेरित होके 2016-17 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है 2016-17 में। तो तब से सिविल सर्विसेज में कर रहा हूँ। जी सर, आप एक IDAS ऑफिसर हैं जिसे हम इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के नाम से जानते हैं। तो सर इस जॉब रोल का क्या रोल होता है, मतलब जॉब प्रोफाइल ये कैसी है, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम सब में से कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम IAS को जानते हैं, IPS को जानते हैं, IRS को जानते हैं, लेकिन इस जॉब रोल के बारे में नहीं जानते हैं। सर आप इसके बारे में थोड़ा सा हमको अवगत कराएं। यस ज़रूर। IDAS, दैट इज़ इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इट इज़ अ सेंट्रल सर्विस, इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज। और इसका रोल है पेमेंट्स, अकाउंट्स, सैलरी, पेंशंस, फाइनेंशियल एडवाइस एंड थोड़ा बहुत प्रोक्योरमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द डिफेंस। तो डिफेंस का जो भी पैसा है उसको मॉनिटर और रेगुलेट करना, यही उसका रोल है। तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मोस्टली पोस्टेड इन अर्बन सिटीज़, जहाँ पे कमांड्स होते हैं, तो वहीं पे जनरली पोस्टेड होते हैं। जी सर, जैसा कि जब आपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर, जब आप सफल हुए उसके बीच में आपको 6 साल का टाइम लगा, तो सर ये काफ़ी लंबा समय होता है। तो इस टाइम सर आप कई बार सर नहीं क्वालिफाई कर पाए किसी रीजन के कारण, तो इसमें सर आपने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा? आपको ये किस तरीके से बिलीव होता था कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, हो सकता है मेरा हो जाए? सर थोड़ा इसके बारे में हम सबको बताएं। मेरे ख्याल से 99% जो यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी जो भी कर रहे हैं, सबके लिए ये कॉमन प्रॉब्लम है। जी सर। तो इसको टैकल करने का तरीका मैंने ऐसे सोचा था कि छोटे छोटे टारगेट सेट करना। तो छोटे छोटे टारगेट कैन बी डिफरेंट एग्जाम्स, टू अटेम्प्ट द डिफरेंट एग्जाम्स, या टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टारगेट डिसाइड करके उनको अचीव करना। उसकी वजह से हमें क्या होता है, हम एंग्रोस होते हैं, टाइम में एंग्रोस होते हैं। तो ये जो चीज़ें कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, अगर रिजल्ट फेल है, तो ये चीज़ें सोचने के लिए टाइम नहीं बचता। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की और मुझे काफ़ी इसका उपयोग हुआ। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स जितने भी है ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी
सर जैसा कि आपको 6 साल का समय लगा है, जो कि काफ़ी लंबा समय है, तो सर इस बीच में अगर आपने कोई लेसन सीखा हो अपनी जर्नी के दौरान, जो कि अभी तक जो एस्पिरेंट हैं उनको जानकारी ना हो या फिर कुछ ही लोगों को जानकारी हो, तो सर थोड़ा सा हमको इसके बारे में अवगत कराएँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर लेसन अगर आप बोल रहे तो मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी। ये आई एम द फॉलोअर ऑफ दिस फिलॉसफी, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ एट द एंड अभी मैं सोचता हूँ बैठ के तो ये अच्छे के लिए हुआ होगा। क्योंकि इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं पाँच साल से प्रीलिम्स फेल होता हो रहा, 4 CSE और एक फॉरेस्ट। 2022 में फॉरेस्ट दिया था, वो भी नहीं निकला था। तो 5 बार कंटिन्यूसली फेल होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वर्थलेस, कि नॉर्मल प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर होती है। लेकिन तभी जो चैलेंजेस होते हैं तो चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी होती है। तो अपॉर्चुनिटी मेरे मन में ऐसी थी कि जब भी मैं क्लियर होऊंगा या नहीं होऊंगा, कभी एक बार तो लाइफ में इसके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो उसका होगा बुक प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स का बुक ऐसा होगा कि मैं जितने बार फेल होता था उतनी बार मैं अलग कुछ तो भी ट्राई करता था। तो ट्राई करने में एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स है UPSC के, उसके सारे क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज ढूंढता था और सारे क्वेश्चंस में करता था। तो उसकी वजह से ये आइडिया आ गया बुक का, टू कवर ऑल द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय UPSC इन अ टॉपिक वाइज मैनर। तो उसका डेटाबेस तैयार हो गया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने, जो कि एक मार्केट में द UPSC प्रीलिम्स की नाम का PYQ का बुक है, जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। और तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस फिलॉसफी को हमेशा फॉलो कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। जी सर, अभी हम आपके बुक के ऊपर भी बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे Yes. वीडियो के अंदर। सर उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मेंटर भी हैं, आप लगातार UPSC एस्पिरेंट को गाइड कर रहे हैं, तो सर एक मेंटर का रोल बड़ा होता है UPSC जर्नी में। तो सर आप जब प्रिपेयर करते थे उस समय आपके पास कोई मेंटर था, या फिर सर मेंटर का कितना % रोल होता है आपकी तैयारी के अंदर? मुझे लगता है कि मेंटर का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा खासा रोल होता है। जी। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा पर्सनली मेंटर नहीं था, लेकिन आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मेरे सीनियर्स जो भी आज सर्विस में, उनको देख के या उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो उनको देख के मुझे कुछ चीज़ें ऐसे पता थी कि क्या चीज़ें UPSC में नहीं करनी होती हैं। जो चीज़ें UPSC में करनी होती है वो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करनी होती ये मुझे पता था जब भी मेरा प्रीलिम्स होगा, जब भी मुझे चांस मिलेगा लिखने का मेंस। तो उसी के वजह से मुझे लगता है कि मेंस में मुझे अच्छे मार्क्स आए होंगे। जी। तो मेंटर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर जैसा कि जो UPSC एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है सर, अगर हम बात करें UPSC के सिलेबस की, तो सर सिलेबस बहुत बड़ा है। कई बार एस्पिरेंट जो होते हैं उस सिलेबस देख के ही प्रेशर में आ जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो सर अगर कोई एस्पिरेंट स्टार्ट कर रहा है UPSC की तैयारी, तो सर वो किस तरीके से स्टार्ट करें? मतलब सर ये जो स्टार्टिंग फेज होता है वो सर क्या हो, किस तरीके से अपने जो ये है सिलेबस पूरा है उसको किस तरीके से क्वालिफाई करे, किस तरीके से डिवाइड करे कि आसानी से वो पढ़ पाए और उसे आसानी से चीज़ें समझ में आ पाएँ? देखिए, मैं 3 चीज़ें बताऊंगा जी। जो मैंने 6 साल में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैंने सीखी है। 3 चीज़ें अगर कोई नया फ्रेशर्स जो भी एस्पिरेंट्स अगर आ रहे UPSC में, 3 चीज़ें। फर्स्ट वन इज़ सिलेबस की कॉपी, क्योंकि वही जैसा संविधान है वैसा ही UPSC का संविधान सिर्फ सिलेबस ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग इज़ PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, कितना भी फ्री का क्लास का मटेरियल आ जाए, टेस्ट सीरीज आ जाए, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड थर्ड वन इज़ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अगर आज आप शुरू कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि रेडीमेड मटेरियल्स के पीछे मत भागिए, खुद एफर्ट लीजिए और न्यूज़पेपर पढ़िए। उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बढ़ती है थ्रू आउट द पीरियड, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो ये तीनों का जब मिलन होता है तो मुझे लगता है कि टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें जो भी नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं तो उनको बोलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर। इन 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ है बेसिक सोर्सेस कभी मत चेंज कीजिए। अगर एक बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ना चाहिए, अगर एक बार आप स्पेक्ट्रम कर रहे तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ना चाहिए। NCERT ज़रूरी है, क्योंकि हर साल 6 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि हर साल एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन सीधे NCERT से आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स इज़ वन ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल और मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ द UPSC CSE। तो ये 3 चीज़ें और NCERT इनको और बेसिक सोर्सेस इनको भूलना नहीं चाहिए। जी सर, अभी आपने NCERT का नाम लिया तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया सर, चूँकि आजकल मार्केट में NCERT के लिए समरी बुक्स आती हैं, तो सर वर्जिनल NCERT पढ़ना है कि समरी बुक को फॉलो करना है?
देखिए जी, जैसे मैंने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वैसा ही एक मैं और एक बोलूँगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जी ठीक है, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल होता है। अगर आप रेडीमेड चीज़ों के पीछे भागने लग जाएंगे शायद आपका टाइम बच जाए, लेकिन उससे स्मार्ट वर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, थोड़ा टाइम, ये मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो भी एग्जामिनर है, वो क्वेश्चंस को टेम्पररी या शॉर्ट नोट्स जो कोचिंग वालों ने तैयार किए उन वहाँ से नहीं निकालने वाला है। वो जो भी है वो बुक से ही निकालने वाला है, इसलिए बुक ही पढ़िए। जी सर, चूँकि आप एक मेंटर हैं, आपने खुद सर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया यूपीएससी का, इसके साथ साथ सर आपने प्रिपेयर किया है काफ़ी लंबे समय तक यूपीएससी के लिए। तो सर अब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप हमें गाइड कर सकते हैं। तो सर आप अपने अनुभव से बताएं हमें कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि हर एस्पिरेंट को अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे कि यूपीएससी के अंदर जो उनकी सफलता है उसका चांस बढ़ जाए सर। मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वालिटी इज़ कंसिस्टेंसी। देर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आप 7 दिन पढ़ रहे हो और 2 दिन गैप लेके मज़े करके फिर से पढ़ने का ट्राई कर रहे हो, नहीं होगा। 7 दिन कम पढ़िए या 8-9 दिन कम पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए, उसमें गैप मत पढ़नी चाहिए। ये एक चीज़ है। सेकेंड वन इज़ डेडिकेशन, जो हर टॉपर बोलता है। ये मोटिवेशंस की चीज़ें यूट्यूब पे सब जगह अवेलेबल है, ये ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ तो भी सीधा प्रैक्टिकल चीज़ है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी मत छोड़िए। जो एस्पिरेंट इन चीज़ों को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ द मटेरियल्स इन द मार्केट और नोट्स इन द मार्केट, तो बहुत उससे दिक्कत होती है। तो हमेशा PYQ और बेसिक सोर्सेस छोड़ना नहीं है। जी सर, जैसा कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था सर वो एंथ्रोपोलॉजी था, एंड सर आपने उसके अंदर एक अच्छा मार्क्स स्कोर किया, आपने 297 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि सर अपने आप में एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है। कई एस्पिरेंट ड्रीम करते हैं कि उनका इतना मार्क्स आ जाए। तो सर आपने एंथ्रो के लिए सर किस तरीके से पढ़ाई किया, या फिर सर ऑप्शनल के लिए कैसे पढ़ना होता है? ऑप्शनल मुझे लगता है, मुझे तो 2 बार मेंस देने का ही मौका मिला, तो ऑप्शनल मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज ये ऑप्शनल मार्क्स देता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वही ऑप्शनल लिया जाए। तो मेरे केस में मैं बोलता हूँ कि जब मैं 2018 में लास्ट ईयर में था, तो मेरे कॉलेज का जो थीसिस होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे मेरा टॉपिक था असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स इन ट्राइबल एरिया। तो वहाँ मुझे जाने का मौका मिला, ट्राइबल एरिया में 7 दिन रहने का मौका मिला। तो तभी से थोड़ा इनडायरेक्टली ट्राइबल्स लैंग्वेजेस और ट्राइबल कल्चर में इंटरेस्ट आ गया। तो वहीं से मेरा फिक्स हो गया था कि मैं एंथ्रो लूँगा। वो तो थ्रू आउट द पीरियड मेरा लक कि कम सिलेबस होता है या मार्च फेचिंग ऑप्शनल है ऐसे बोलते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट की वजह से मुझे इंटरेस्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल से मैं प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं कर पाया था, तो बीच में मैंने तो एंथ्रो छोड़ ही दिया था। लेकिन जब भी मैंने 2023 में प्रीलिम्स क्रैक की, तो मुझे पता था कि क्या करना है। तो हाँ, तो इस बीच में एक चीज़ मैं भूल गया। 2022 में मैंने एंथ्रो के MA के लिए एडमिशन ले लिया था। तो MA के एडमिशन की वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मैं उसके पेपर जब देने गया और पेपर लिखने के बाद जब मुझे मार्क्स आए, तब मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है। एग्ज़ामिनर जो चाहता है वो चीज़ें अगर आपको एक बार ब्रॉडली भी पता चल गई तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एट द एंड। नथिंग मैटर्स, ओनली कॉन्फिडेंस मैटर्स। बिकॉज हर कोई पढ़ रहा है, सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो तब स्मार्ट वर्क और एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, अगर वो लिखने में जो सफल हुआ वो निकल जाता है। तो इसके लिए लगते PYQ। सेम तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ। लोगों को लगे कि कितने बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वही आन बान शान जो भी है यूपीएससी का वही है, रामबान भी वही है PYQ। तो ये बहुत लिखी है। और लिखना मत छोड़िए। मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, तो लिखना मत छोड़िए। सर जैसा कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है सर, ये आपसे 5th अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ है, पहले 4 प्रयास में आपका नहीं हो पाया था किसी कारणवश। और जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि हर बार आपने अपने स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ चेंज किया है। तो सर स्टार्टिंग के जो आपने प्रीलिम्स दिए सर, उसमें आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी जिसको आपने सुधारा, और आपका 5th अटेम्प्ट में जो आपका प्रीलिम्स आपने दिया उसमें आप क्वालिफाई कर पाए। तो सर मिस्टेक्स क्या क्या आपसे हो रही थी स्टार्टिंग में? अमन जी, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। ये ऐसी गलती किसी और एस्पायरेंट्स या जो भी है उनसे होनी नहीं चाहिए कि सर आप 5 साल फेल ही होते जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है क्यों हो रहे हो। तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद मुझे पता चल गया था कि क्यों हो रहा है, लेकिन उस पर काम करके भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, आई वॉज फेलिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ
द ट्रिक्स और वॉट एवर द स्ट्रैटेजी विच आई हैव डिसाइडेड टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो मिस्टेक्स में पहली एक मिस्टेक बताना चाहता हूँ, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ मैंने आज तक लगाई नहीं थी, जो कि एक गलत है। मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए 2 घंटे में जो लगता है वो ही नहीं कर रहा था। मैं सारा कंटेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो 2 घंटे में जो एग्ज़ाम देता है वो एग्ज़ाम दे ही नहीं रहा था, तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा था। दूसरी चीज़, मैं करंट अफेयर सिर्फ बुकलेट से उठा रहा था, कोचिंग वाला टेम्पररी, रेडीमेड जो भी है, रेडीमेड मटेरियल पे ज़्यादा रिलाई रहता था। तो मुझे फील हुआ कि यार इसकी वजह से तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है या लॉजिक नहीं बढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। ये 2 चीज़ें। और एक चीज़ है, थोड़ा डीप में जाके बता रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज़ भी लगाए तो ट्राई कीजिए कि सेंटर पे जाके दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अगर लगाइए तो ऑनलाइन मत दीजिए। ऑनलाइन का कैसा है, मतलब एग्ज़ाम ही पेन पेपर बेस है, जैसी एग्ज़ाम है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। उसका एक रीज़न है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन वो कर रही है। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने आप बाहर निकल जाओगे, जैसा मैं निकल रहा था 5 साल। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ट्राई कीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाके दीजिए। करंट अफेयर के लिए अगर टाइम है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं तो आपको रेडीमेड सोर्सेज है उससे भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज़ थी, पहले 3 साल में PYQ पढ़ता ही नहीं था। PYQ पढ़ता था तो सिर्फ देख लेता था कि जो आंसर है बस हो गया, उसके ऑप्शंस को नहीं देखता था। ऑप्शंस को देखने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि CDS 2008 का क्वेश्चन CSE 2016 में डायरेक्ट रिपीट हो रहा है जी। फिर और एक चीज़ पता चली कि कोई तो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, रिक्रूटमेंट टेस्ट नाम से UPSC एग्जाम्स लेता है, CBI या LDC, डिपार्टमेंटल LDC, इसके क्वेश्चन सीधे CSE में रिपीट हो रहे हैं, CSE के क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तभी ये बुक का आइडिया तभी से आ गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए प्रीलिम्स करते समय। और एक लास्ट थिंग जो मैं भूल रहा हूँ कि बेसिक सोर्सेस, मैं बेसिक सोर्सेस एक बार पढ़ने के बाद बाजू में रख देता था और सिर्फ क्लास का करंट अफेयर। तो प्रीलिम्स में एक थ्रेट है कि करंट अफेयर्स को एक लिमिटेड ही वेटेज देना चाहिए, ज़्यादा उसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इट्स वेरी डायनेमिक सेक्शन। जी सर, आपने काफ़ी अच्छा बताया। सर यहाँ मैं आपका एक पॉइंट ये बताना चाहूँगा सर, जैसा कि आपने बताया कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आपको उसका डीप एनालिसिस भी करना होता है साथ में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये क्वेश्चन आप एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि एनालिसिस आप नहीं करेंगे, आप केवल क्वेश्चन लगा के छोड़ देंगे, तो वहाँ से आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन, ये जो आंसर ये क्यों सही है, बाकी आंसर्स क्यों गलत हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन कभी रिपीट हुआ है कि नहीं, इससे आपको एक अच्छा आइडिया लगता है UPSC एग्जाम का। तो ठीक है सर, अच्छा लगा ये आपने जो पॉइंट बताया हमें। सर एक क्वेश्चन और है, और एक चीज़ है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जो भी ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस को सिर्फ ऑप्शन के तरीके से मत देखिए, उसको हमेशा इस तरीके से देखिए कि ये ऑप्शन अगले साल क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बड़ा पॉइंट एक है। तो हमेशा हर एक ऑप्शन में पोटेंशियल होता है कि वो अगले साल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है, नॉट ओनली CSE, CDS, CAPF। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हर एक एस्पायरेंट पहले 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद CDS, CAPF या EPFO जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो अटेम्प्ट करता ही है। तो ना इधर काम आए तो उधर तो काम आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ऑप्शंस को इम्पोर्टेंस दीजिए, ऑप्शंस को थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा खर्च करके सर्च कीजिए ऑप्शंस के बारे में। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाता है क्वेश्चंस निकालना, क्योंकि पहले से ही टेस्टेड है, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी सर, इस पे हमें वर्क करके एक फ़ायदा और मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो पता चलेगा आंसर ही, उसके साथ हमारा नॉलेज भी गेन होगा, और नेक्स्ट ईयर अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ हमारा क्वालिफाइंग का जो चांस वो बढ़ जाता है जी। सर जैसा कि आपने IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भी काम किया हुआ है, तो सर उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैं सिर्फ 4 महीने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, लेकिन इट्स वन ऑफ द एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। मैं मेरे मेंस 2023 के मेंस के बाद IB में ज्वाइन हुआ था। मेरा रोल तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता बिकॉज इट्स डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं इतना तो बता सकता कि जॉब इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था, जो भी था, इट वॉज डिवोटेड टू मॉनिटर द सस्पिशियस एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्बेसीज एंड कंसुलेट। तो अपने आप में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, और उसका एक चीज़ मैं जो लाइफ में ज़्यादा सीखा वो सीखा तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट। और उस ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से आप किसी भी पर्सनैलिटी को डिकोड कर सकते हो, और उसकी वजह से आपको पता चलता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है और किसके साथ कैसे बात करनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दी है, मुझे लगता है।
सर जैसा कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप एक ऑथर हैं, आप एक मेंटर हैं और इसके साथ साथ आप एक आर्टिस्ट भी हैं। सर ये कई चीज़ों में सर आपकी पर्सनालिटी डिवाइडेड है। तो सर अभी आप सर अपने टाइम को किस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि आप सभी को इक्वल टाइम या फिर जो भी टाइम रिलेवेंट होता है उनके लिए सर दे पाएँ? तो सर आपका टाइम सर किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट क्या है? मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका ये कोई डिसाइडेड था ये करना है। कहते टू बी फ्रैंक, मैं हमेशा इम्प्रॉम्प्टू चीज़ों पे चलता हूँ कि जो आएगा उसको देख लिया जाएगा। कोई भी प्लान नहीं किया है। ये जितनी भी चीज़ें आज तक लाइफ में हुई कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम माई एजुकेशन बैकग्राउंड, जिस चीज़ का मुझे आता पता ही नहीं था उसी चीज़ में मेरा ग्रेजुएशन है अर्बन प्लानिंग, जो एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, अर्बन प्लानिंग जिसकी बहुत ज़रूरत है अभी। जी ठीक है। सेकेंड वन थिंग कि लोगों को लगता है कि आपके घर या पास्ट में आर्ट का कोई बैकग्राउंड होगा। मेरे घर पे या मेरा कोई भी आर्ट का बैकग्राउंड नहीं था। बस चीज़ें ऐसी हुई कि मैं आर्ट में आ गया और उसमें एक्सेल कर गया। सेम यूपीएससी, मेरे घर से कोई भी आज तक किसी ने यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में नहीं है। और एक चीज़, ये ऑथर, ये जो लास्ट वाली चीज़ आपने बोली, ये बुक ऑथर, ये भी एक्सीडेंटली है। लेकिन ये मेरे मन में डिसाइड था, लेकिन इतने जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये बुक आ जाएगा, ये मुझे नहीं पता। ये हो गया फ्लो में। तो आपका क्वेश्चंस पे आते हैं कि आपका क्वेश्चंस कि ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हो। ये मैं चीज़ें मैनेज नहीं करता हूँ, नेचुरल गो विद द फ्लो ऑफ द टाइम, इसके हिसाब से चल रहा है। सर जैसा कि आप एक मेंटर के तौर पे आपने एक सर क्लब स्टार्ट किया है सिविल सर्विस एस्पिरेंट क्लब के नाम से, तो सर ये किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करता है और सर ये आपने क्यों स्टार्ट किया? इसका जो आंसर है, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आप सिविल सर्विसेज में कैसे आए, तो मेरे कॉलेज के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है महेश भागवत जी। ही इज़ करंटली एडिशनल डीजीपी ऑफ तेलंगाना 1995 बैच आईपीएस। तो उनके गाइडेंस के अंदर हमने ये सिविल सर्विस एस्पिरेंट क्लब 2016 में शुरू किया, जिसको सीसैक नाम से बोला जाता है, सीओईपी में, मेरे कॉलेज में। तो इसके अंदर हम लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनाइज करना, इलोकेशन कॉम्पिटिशन्स या डिबेट या एमसीक्यू कॉम्पिटिशन्स, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करना उसके अंदर होता था। तो उसी दरमियान मैं इस फील्ड में आ गया था, कि फिक्स हो गया था कि ये करना है। तो आई वॉज नॉट वर्किंग एज एन मेंटर, बट आई वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं अच्छे तरीके से सिविल सर्वेंट को बुला के लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकूँ। तो उसी दरमियान ये चीज़ें बहुत सीखने को मिली कि हाउ द सिविल सर्वेंट्स आर वर्किंग इन ऑन द एक्चुअल फील्ड। तो ये उसी का नतीजा है। जी सर, थोड़ा सा आपके आर्टिस्ट वाले फेज पे भी आते हैं। सर एज ए आर्टिस्ट सर आपने सेव द गर्ल चाइल्ड टॉपिक पे सर लार्जेस्ट पिन डॉट स्केच बनाया, जो कि सर वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका बना और सर वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी वो दायर हुआ। तो सर आप इसके बारे में बताएं कि आपने ये कैसे किया? सर आपको स्केच के बारे में कैसे पता चला कि अब मुझे ये भी करना है? सर ये आपकी हॉबी कब आई? चलिए, आपने अभी क्वेश्चन पूछ ही लिया है, तो मैं पहली बार बाहर ये बता रहा हूँ कि आज तक मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि ये कैसे हुआ। तो मैं मेरे कॉलेज के क्लब, मैंने जो अभी शुरुआती टॉपिक मैंने बोला कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स नाम का एक क्लब है हमारे कॉलेज में, वहाँ पे मैं ये कला सीखा, पेन डॉट स्केच। तो मैंने पहला स्केच बनाया, वो बन गया अच्छे से। दूसरा स्केच मैंने बनाया तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि आप ये स्केच हम माजी राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल इनको दे सकते हैं, उनको देने के लिए चलते हैं। मुझे लगा कि मजाक होगा, ऐसे थोड़ी है, पूर्व राष्ट्रपति को ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं। और हम उसी उम्र में 19-20 में क्या समझता है, कुछ समझता नहीं है हमें अपॉइंटमेंट क्या होता है, मतलब अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है, पता नहीं। हम चले गए, सुबह उठ के गए और सीधा उनसे, जो भी होते पीएस पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे बात करने लग गए कि हमें देना है। तो बोले कि ऐसे नहीं होता है। लेकिन क्या पता उनको क्या दया आई आर्ट देख के कि उन्होंने अलाउ किया और मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम हमें मिली। तो वो स्केच था पेन डॉट स्केच था। तो प्रतिभा ताई पाटिल जी ने देखा वो स्केच, उनको लगा फ़ोटो है, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो वो बोले कि ये फ़ोटो देने के लिए आए। तो मैंने बोला मैम ये फ़ोटो नहीं है, कला है पेन डॉट से। तो उन्होंने जब पास जाके देखा तो शी वॉज शॉक। तो उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व करके एक ही शब्द बोल दिया कि मराठी में बोला की मयूर तू यात खूप सारं करू शकतो, खूप सारं काहीतरी वेगळं करू शकतो। दॅट मीन्स कि मयूर आप इसमें कुछ अलग कर सकते हो। हम हमेशा सुनते हैं कि कुछ बड़े लोगों का छोटे वर्ड भी बहुत सारा चेंज ला सकता है। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया, क्या कर सकते हैं अलग, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। उनसे मिलने के बाद मैं कंटिन्यूसली उसी थॉट में था कि यार क्या कर सकते हैं। और वो उम्र जो होती है 19-20, वो ऐसी होती है, क्यूरियस माइंड।
हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग करने की एनर्जी होती है। तो तभी मुझे ये लगा कि यार इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मैंने गिनीज़ को अप्लाई किया, फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अप्लाई किया। तो उसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक्सेप्ट किया प्रपोज़ल और उन्होंने बोला तो ये जो रिकॉर्ड है, जो भी है वर्ल्ड रिकॉर्ड पेन डॉट स्केच, उसका आपने क्वेश्चंस पूछा कि सेव द गर्ल चाइल्ड क्या है। तो कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ कर रही है तो उसके कुछ ना कुछ थीम चाहिए, विदाउट थीम तो नहीं हो सकता। और मुझे उस टाइम के हिसाब से सेव द गर्ल चाइल्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा। ठीक है, इसका कोई बड़ा फिलोसॉफिकल रीज़न नहीं है, मुझे सिर्फ एक सोशल थीम चाहिए थी और मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये थीम लगी। तो मैंने वो थीम सिलेक्ट की और वर्ल्ड रिकॉर्ड 12 दिन में हुआ, हर रोज़ 12 घंटे। सर जो आपका टॉपिक था सेव द गर्ल चाइल्ड, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। सर आज के सर टाइम में सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। तो सर आपने इस टॉपिक बनाया इसलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट अपने आप में दिखाता है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जी सर, एक क्वेश्चन है हमारे मन में जिसका हम आपसे रिस्पॉन्स चाहते हैं। सर चूँकि जब आपका ये स्टार्टिंग फेज था उस टाइम आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे यूपीएससी एग्जाम, तो उस टाइम सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव था आपको लेकर वो काफ़ी डिफरेंट रहा होगा। और जब आपने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया तो सर उस टाइम सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव आपको लेके बना हुआ था वो चेंज हुआ होगा। तो ये इन दोनों की चीज़ के बीच में सर आपने क्या डिफरेंस देखा? सोसाइटी का कैसा पर्सपेक्टिव पहले था, बाद में कैसा हुआ? मुझे लगता है कि जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनका सेम ही एक्सपीरियंस होता है जी। फर्स्ट वन इज़ थिंग कि रिलेटिव्स ताने मारने के लिए फेमस होते हैं। वो जब आपका नहीं होता है तो बार बार पेरेंट्स को पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, बीच में पूछते हैं। और पेरेंट्स भी भोले होते हैं, एक समय के बाद वो भी पूछने लग जाते हैं कि कब होने वाला है भाई, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, वो भी धीरे धीरे पेशेंस कम हो जाता है उनको भी। और इस सारी वल्नरेबिलिटी की वजह से हमें भी टेंशन आता है कि यार पेरेंट्स की जो भी है आकांक्षा है, जो भी है उनकी ड्रीम्स है, वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ। और लेकिन जब होता है तो उसके बाद वही रिलेटिव्स होते हैं, वही जो भी है रिश्तेदार, वही बोलते हैं कि हमें पता था कि होते होने वाला है। तो तब ऐसे चीज़ लगता है कि माँ बाप को नहीं पता था, इन्हीं को पता था कि हमारा होने वाला है। तो ये सारे लगभग जितने भी टॉपर से जो भी सिलेक्ट होते हैं सबका एक्सपीरियंस सेम ही होता है। तो अच्छा लगता है कि जो लोग ताने मारते हैं वही अभी आज अच्छा ही बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं। जी सर। सर अब क्वेश्चन हम आपके बुक से रिलेटेड करते हैं। सर चूँकि ये जो आपकी बुक है द यूपीएससी प्रीलिम्स की, ये सर ने बुक्स लिखा हुआ है द यूपीएससी प्रीलिम्स की। सर थोड़ा सा आप हमको इस बुक के बारे में बताएं कि ये बुक जो है ये किस तरीके से रिलेवेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, इससे उनको क्या हेल्प मिलेगी? ये काफ़ी मोटी दिख रही है लेकिन बहुत काम की बुक है। तो ये जो बुक है 2021-22 में मेरे दिमाग में आइडिया आया था इस बुक का। बुक का ऐसे कुछ आइडिया नहीं आया था। आइडिया आया था कि जब भी मैं कभी क्लियर करूँगा तो ये चीज़ मैं एस्पिरेंट तक लेके जाऊँगा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज वे से जाएगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको ही पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसका ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ है बुक के साथ कि विदिन 4 मंथ ये बुक मार्केट में आ गई। तो ये बुक ऐसी है कि जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स है उनके प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एक ही जगह पे लाके रख दिए। उसमें भी एक खासियत है जो मैं लोगों को पता नहीं होगी। खासियत ऐसी इस बुक की कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बहुत वास्ट सेक्शन है, लोग डरते हैं, नए जो भी आते हैं वो तो डरते हैं बहुत, कैसे किया जाए इसको। तो उसमें भी क्या किया मैंने, फॉर एग्जांपल इब्न बतूता नाम पे क्वेश्चन आया, CDS में क्वेश्चन आया। तो इब्न बतूता नाम पे 2011 से 2025 तक जितने भी बार क्वेश्चंस आए अलग अलग एग्जाम में, वो सारे एक ही जगह पे लाके रख दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है देखिए, उसका फ़ायदा एक होता है कि अगर 14-15 बार क्वेश्चंस आए और 14-15 बार एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस आप एक ही टाइम पे कर रहे हो ना, वो दिमाग में बैठ जाता है। एक बार दिमाग में बैठने के बाद उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और इससे होता है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। एंड एवरी प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। जितना आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा उतना आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये बुक में दिया हुआ है। तो यही जो ट्रिक है या यही जो पैटर्न, यही पॉलिटी में, यही बेसिक इकोनॉमी में, यही एनवायरनमेंट में, यही मैपिंग में। तो इससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि एक समय के बाद हर एक एस्पिरेंट जो है ना, जो नया भी है और पुराना भी, इसको पता चल जाएगा, इसको लग जाएगा कि भाई ये तो सारा एग्जामिनर तो इधर से उठा रहा है इधर डाल रहा है, इधर से उठा रहा है इधर डाल रहा है, और जो यूपीएससी की ट्रिक है भाइयों वही है।
ये समझने में मुझे 5 साल लगे, आप जल्दी समझ जाओ। सर ये यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर जो हमारे थॉट्स हैं सर उसमें अच्छा जो है रिस्पांस दे सकता है। यस, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रीलिम्स में आपसे खुद अलग अलग एग्ज़ाम्स के PYQ नहीं हो रहे, एक बुक उठाइए, ये बुक में जितने क्वेश्चंस दिए एक बार कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी सर, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के लिए तो सर मार्केट में और सारी बुक्स अवेलेबल हैं। सर एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी आ रहा है कि सर ये जो बुक है आपकी द यूपीएससी प्रीलिम्स की नेम से, सर ये बाकी बुक से किस तरीके से डिफरेंट है? मतलब कुछ अलग सर अगर आपने इसमें करके रखा हो जो कि बाकी बुक के अंदर ना दिया हो। यस, इसमें अलग, एक तो पहले मेरे जितना मेरा नॉलेज है, बिफोर रिलीजिंग दिस बुक देर इज़ नो बुक लाइक दिस इन द मार्केट में है, लेकिन उसमें 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम मैक्सिमम 4 एग्ज़ाम कवर किए, इससे अलावा ज़्यादा नहीं। ये जो बुक है इसमें सारे यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन इंक्लूडेड है। उसमें जियो साइंटिस्ट भी आता है, जियो साइंटिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन एनवायरमेंट में और ज्योग्राफी में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी एक खासियत है। और एक चीज़ है जो मैंने ट्राई किया इस बुक में, ऑप्शन वाइज सोल्यूशन दिया है। मैंने पहले ही बताया कि इस साल का ऑप्शन अगले साल क्वेश्चन बन सकता है, और ऑप्शन वाइज सोल्यूशन जनरली मुझे तो नहीं लगता किसी बुक में दिया हो, और इसका बल्कीनेस ज़्यादा होने की वजह से मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया उसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका सोल्यूशन देके कुछ फ़ायदा नहीं हो, तो जनरलाइज होती है, वो तो समझ में आ जाती है। इसकी वजह से स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर्स दिया है, तो ये इसकी खासियत है। ये मतलब ऐसा हो गया कि ऑल इन वन, एक बुक उठा लो, सारी PYQ जो इम्पोर्टेंट है सारी PYQ ख़त्म। सर यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं अपने एंड से करना चाहूँगा। सर जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किन्हीं 3 एस्पिरेंट को ये बुक जो सर की है द यूपीएससी प्रीलिम्स के नेम से, इसे मैं गिव अवे करूँगा। तो ये आप में से जो भी लोग कि इसको इम्पॉर्टेंट हो, जो जिसको कि इसकी ज़रूरत हो, वो इसके लिए एक छोटा सा टास्क है, इस वीडियो को लाइक करना है। अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में कर सकते हैं। और अपने उन फ्रेंड के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसको कि इस बुक की इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको लगता है कि ये बुक परचेज नहीं कर सकता है या फिर इसे कोई दिक्कत है, इसके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, इसे ये बुक दे दें, इसको उसका कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रैंडम किसी 3 एस्पिरेंट को मैं ये बुक अपने एंड से उनके होम एड्रेस पर फ्री में डिलीवर करवा दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैंने टास्क बताया वो आप कंप्लीट करिए। आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर सर को DM कर सकते हैं। ज़रूर। जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे उनके होम एड्रेस पर ये बुक मैं जो है अपने एंड से 3 एस्पिरेंट को फ्री में डिलीवर करा दूंगा। क्योंकि सर ने इतना ये इस पर एफर्ट किया हुआ है, तो अगर किन्हीं का भी मतलब कुछ एस्पिरेंट का भी भला हो पाए हमारे थ्रू तो हम उसको करना चाहेंगे। सर ये बुक के बारे में हो गया। अब सर एक क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर काफ़ी जो है ये होता है, डाउटफुल होता है कि हम कौन सा ऑप्शनल चूज करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते वक्त हमारे मन में कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो सर जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे कि हम एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर पाएँ? देर इज़ नो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी टू सिलेक्ट द ऑप्शनल, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो देखनी चाहिए, फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट फॉर श्योर। लेकिन इसमें मैं एक बट डालना चाहता हूँ, इंटरेस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले लिया। इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में बहुत फ़र्क होता है। तो एक बार उसके लास्ट 5 ईयर्स के मार्क्स का ट्रेंड देख लीजिए, उसका सिलेबस देख लीजिए, टाइम कितना लगता है, और उसका अवेलेबल मटेरियल देख लीजिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग ईजीली अवेलेबल है तो ऑप्शनल लीजिए, और प्रेफर कीजिए कि छोटा ऑप्शनल हो, क्योंकि कम टाइम में क्या बोलते हैं अपने रिवीजन हो सके। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए ऑप्शनल के। और ऑप्शनल सिलेक्ट करते समय हमेशा ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहना चाहिए। उसमें एक ही देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऐसा है कि सिलेबस उठाओ, जो भी आपके मन में ऑप्शनल आ रहा है कि मैं लेना चाहता हूँ, सिलेबस उठाओ, मार्केट में अवेलेबल नोट्स का वॉल्यूम देखो, क्योंकि हमेशा ये एक समय के बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि यार इतने बड़े बड़े नोट्स मैं कैसे करूँगा। एक बार वॉल्यूम देखो, उसका PYQ देखो और उसके कोचिंग देखो, और 1-2 वीडियो हर एक ऑप्शनल के, जो भी 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो 3 में से कोई हर एक का 2-2 दिन पढ़ लिया और अंदाज़ा ले लिया कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसे फ्रेशर्स ने ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। जी
सर यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर कुछ मिस जो सोसाइटी में हैं, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी, तो उनमें हम आपके कुछ हमने लिख के लाया हुआ है, तो इस पे हम आपका ओपिनियन चाहेंगे। जैसे सर एक मिथ ये है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम आपको 16-17 घंटे पढ़ना होता है डेली। सर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। जी ये कोई भी टॉपर सजेस्ट नहीं करेगा। जी 16 मैं थोड़ा इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों। जब मैं सेकेंड थर्ड प्रीलिम्स में था तो लिटरली मैंने प्रीलिम्स में 12-13 घंटे तो हर रोज़ पढ़ाई की है। 16-17 तो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो सिर्फ बोलने के लिए होता है। 12-13 घंटे में हर रोज़ करता था। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आज तक के प्रीलिम्स में सबसे कम मार्क्स उसी अटेम्प्ट में आए। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ने से कम मार्क्स आते हैं। ज़्यादा पढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपके सेल्फ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है, जो जितना ज़रूरत है वही पढ़ना है ज़्यादा में, और एक ही चीज़ बार बार पढ़ना है, नई नई चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना भी टाइम दे दो, टाइम मैटर नहीं करता कि इतना टाइम पढ़ लिया तो मेरा होने वाला है। स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क के लिए मैंने पहले ही 3 चीज़ें बता दी है: बेसिक, PYQ, न्यूज़पेपर। सर एक मिथ ये है यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके कि ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वही केवल यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ये ट्रेंड पिछले 15-20 साल से बढ़ा है, लेकिन अभी फिर से थोड़ा रिवर्स हो रहा है। लेकिन फिर भी मोर देन 40% या 50% इंजीनियर्स ही क्वालिफाइड कर रहे हैं। उसका रीज़न, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है एज एन इंजीनियर कि इंजीनियर्स लोगों को आदत हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में करने की, क्योंकि कॉलेज होता ही वैसा है। इंजीनियरिंग में जो एग्ज़ाम होते हैं, इंटर्म या मिड टर्म, वो होते ऐसे कि वन नाइट, एक रात पहले ही कर लेते हैं, एक रात पहले ही पढ़ के हो जाता है क्लियर। जो भी है जुगाड़ू, आप जुगाड़ू कह सकते हो। तो उस जुगाड़ू स्किल की वजह से इंजीनियर्स लोगों को बहुत फ़ायदा होता है यूपीएससी में, और हर एक चीज़ ऑब्जेक्टिवली या स्मार्टली करने का तरीका जानते हैं। इसी वजह से उनका सक्सेस रेशो अच्छा हो सकता है। जी सर एक मिथ ये है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको उस टाइम बुक का कीड़ा बनना होता है। मतलब कि आप उसके साथ, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके साथ कुछ और नहीं करना है, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होता है उसको कुछ नहीं करना है। तो ऐसा सर है क्या? दोस्तों ये भी गलती मैंने की है। मैं आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं अभी भी हूँ आर्टिस्ट। तो मैंने पूरा आर्ट को कट ऑफ किया और पढ़ाई शुरू की। रिज़ल्ट आपके सामने, 6 साल में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाया। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना चाहिए, कभी भी मत कीजिए कि आपकी हॉबी आप बंद कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है। हॉबी में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, उसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और इनर हैप्पीनेस और इनर सेटिस्फेक्शन हॉबी की वजह से मिलता है, और वो डायरेक्टली एग्ज़ाम या पढ़ाई में काम में आता है। उसकी वजह से माइंड शांत होता है। तो हमेशा हॉबी और पढ़ाई दोनों का मिलन रहना चाहिए। तो इससे आप हमेशा खुश रहेंगे, और खुश रहने की वजह से आप फ्लो में एग्ज़ाम कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो मैंने गलती की वो आप मत कीजिए। सर एक लास्ट मिनट जो हम आपसे, जिस पे आपका ओपिनियन चाहेंगे। सर जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, क्या उस समय हमें सब कुछ आना चाहिए? सब कुछ का मतलब है सभी सब्जेक्ट हमें अच्छे से आना चाहिए, या फिर कुछ सब्जेक्ट भी अगर हमको आ रहा है तो उससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है? इसका सब्जेक्टिव आंसर है। लेकिन कोई भी टॉपर देख लीजिए, कोई भी टॉपर्स की मार्कशीट देख लीजिए, कोई भी सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेल नहीं होता है। हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। कोई ऐसे में स्ट्रांग होता है, कोई ऑप्शनल में वीक होता है, कोई ऑप्शनल में स्ट्रांग होता है, कोई जीएस में वीक होता है। मेरा उदाहरण ले लीजिए। मुझे जीएस में मार्क्स है 427, जो कि अच्छे माने जाते हैं मार्केट में। ऑप्शनल में आपने बताया 297, जो कि वन ऑफ द अच्छे मार्क्स है, और ऐसे में मार्क्स है 79। मेरे ख्याल से जो पिछले साल सिलेक्ट हुए उसमें सारे सिलेक्टेड लोगों में सबसे कम मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि सारे जगह अच्छे मार्क्स हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सब्जेक्ट में कम हो जाएगा तो रैंक आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, सारे जगह अबव एवरेज होना चाहिए तो अच्छी रैंक आ जाती है। जी सर। तो सब जगह इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जी सर, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, हमने कई एस्पेक्ट पे बात किया, जिस पे कि आपकी हमने पर्सनालिटी पे भी बात किया, यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। सर अगर लास्ट में आप कुछ चाहें, कुछ एस्पिरेंट को सजेशन देना चाहें जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सर प्लीज़। मैं तो एक ही बोलूँगा जो मुझे सीखने को मिला है 6 साल, कि आपकी पर्सनल लाइफ और यूपीएससी को रिलेट मत कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरी यूपीएससी निकली तो मेरी पर्सनल लाइफ ऐसे बन जाएगी या मेरी लाइफ ऐसे बन जाएगी।
मुझे अच्छी लड़की मिलेगी या पैसा इतना कमाऊँगा, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि यार 2018 में पास आउट हुआ हूँ, 2019 में प्रीलिम्स नहीं निकली, ठीक है 2020 में कुछ ना कुछ तो रैंक तो आ ही जाएगा, लेकिन 2020 तो कब का चला गया, 2025 आ गया। तो पर्सनल एम्बिशंस और पर्सनल गोल्स और यूपीएससी दोनों बहुत अलग चीज़ है। और जो भी फैमिली और यूपीएससी दोनों को कभी रिलेट करके मत चलिए और जस्ट गो विद द फ्लो विद द टाइम। ये एक चीज़ है। और सेल्फ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत बढ़ाइए। यूपीएससी इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, उसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन लोग बोलते हैं, और इतनी अनप्रिडिक्टेबल, इतनी कंपटीशन है, और वहाँ पे बिलीव मी जो जिसका रैंक आता है उसको भी पता नहीं चलता कैसे आया। तो हमेशा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल चलता है लास्ट तक, होता है कंसिस्टेंसी। जितने आप टिके हुए उसमें आप सफल हो रहे हैं। और टिके होने के समय जब आप चल रहे थ्रू आउट द फेजेस, उसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए कि प्लान भी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। एक चीज़ हम जब दोस्त लोग बात करते हैं सिलेक्ट होने के बाद, बाहर की दुनिया को लगता है कि सिलेक्ट होने के बाद तो बल्ले बल्ले या मज़े होते हैं। ऐसा नहीं होता है। सिलेक्ट होने के बाद हम बात करते तो सोचते यार ठीक है 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, सिलेक्ट हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट हमने लाइफ के 1 ऑफ द प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्ट कर दिए, सिर्फ किताबों में निकाल दिए। और उसी 6-7 साल में और कुछ चीज़ें जो बहुत कुछ हो सकता है, बात समझ रहे हो आप? सही बात है सर। उसमें बहुत कुछ हो सकता है जो भी लोग करते हैं, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि यार एट द एंड वर्थ इट था। 99% लोगों का होता नहीं, उनका क्या 6-7 साल। तो एक समय के बाद कंटिन्यूस फेल्योर इज़ नॉट अ गुड थिंग, टू बी ऑनेस्ट। आपको लग रहा है कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, मैं टिका रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, मेरे एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगा। सही बात है, मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस जब मिलेगा और जब आपने सोच के रखा होगा कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जब आपको लगेगा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, तब आपको ज़िंदगी का रियल मज़ा पता चलेगा। अरे यार ये तो भागदौड़ अभी भी चलने वाली है। तो ये एक हमेशा ध्यान में रखिए कि यूपीएससी इज़ नॉट ए एंड, यूपीएससी इज़ जर्नी। तो जर्नी की तरह उसको एंजॉय कीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सर आपने इतने अच्छे से हम सबको गाइड किया। सर आपकी गाइडेंस हम सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि सर कई बार हमारे अंदर एक सही गाइडेंस नहीं होती है, उस वजह से हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और हमें सर जब एक सही गाइडेंस मिल जाती है, और ख़ास तौर पर जब आप जैसे क्वालिफाइड अफसर से मिलती है, तो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। जैसा कि आपने बताया कि जब आपने अपने बारे में बताया कि आपको किसी ने गाइड किया, उस टाइम आपको लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। उस तरीके से सर सबके साथ ऐसा होता है। जब हमारे पास एक सही गाइडेंस आ जाती है तो हम उस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सर आपने अपना इतना कीमती समय हमें गाइड करने के लिए दिया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। माय प्लीजर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम स्पीकिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, जो मैंने पहली बार मेरी पर्सनल लाइफ या पर्सनल जो भी थे अचीवमेंट उसके बारे में पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ। चलिए, मैंने बाहर में ज़्यादा बोलता नहीं उसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक और बताया एक चीज़, जैसे कि जो सर की जो बुक है द यूपीएससी प्रीलिम्स की, इसे मैं किन्हीं 3 एस्पिरेंट को जो है फ्री में गिव अवे करूँगा। उसके लिए जो मैंने आपको टास्क बताया आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप सर को भी डीएम कर सकते हैं, सर मुझे बता देंगे तो मैं ये बुक जो है ये मैं किन्हीं 3 एस्पिरेंट को उनके होम एड्रेस पर डिलीवर करा दूँगा। इससे हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। मैं ज़्यादा लोगों को तो नहीं कर सकता, ऊपर मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं कर दे रहा हूँ। तो एट द एंड आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपके मन में कुछ डाउट अभी है यूपीएससी एग्जाम को लेकर, तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका टाइम से रिस्पांस दे पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको कि आपको लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।